नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया। यही वजह है कि यूपी फतवा के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक के जरिए रणनीति बनाई गई है। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। प्लान दिल्ली के क्रम में यूपी सांसदों से बैठक के अंतिम दिन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अवध, काशी और गोरखपुर के 44 सांसदों को बुलाया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद कर रहे थे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, मेनका गांधी, स्मृति ईरानी सहित कई सांसद शामिल हुए हैं। एक तरफ दिल्ली में हुई इस बैठक पर सियासत जारी है, तो वहीं बीते बुधवार को भी जो बैठक हुई थी उसमें ब्रज पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के 39 सांसदों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक करी थी। और बैठक के बाद क्या निकल करके सामने आया था, एक रूपरेखा निकलकर सामने आई। जेपी नड्डा ने साफ तौर पर सभी 40 नए केंद्रीय मंत्रियों से जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए कहा है। विशेष तौर पर जो फोकस होगा वो 7 सांसद जो यूपी के हैं, क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाले हैं। यूपी बड़ा राज्य है, बड़ा मत रखता है। यहां सभी मंत्री हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो शामिल हुए हैं, नए चेहरे जो शामिल हुए हैं, उसमें बीजेपी ने केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश के बनाए गए सभी 7 मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने को कहा है। आपको बता दें, ये जन आशीर्वाद यात्रा 300 किलोमीटर की होगी और इसमें करीबन 4 जिले कवर होंगे। एक सांसद 4 जिले का रुख करता नजर आएगा। अब 16, 17 और 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। तो बेहद खास रही है ये बैठक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव कपासिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? बिल्कुल पूजा, देखिए 2022 के उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नई नई रणनीतियां बना रही है। हाल ही में 2 दिवसीय राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सभी 83 राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की मीटिंग हुई है, उसमें साफ तौर पर यह तय हुआ कि उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने का जो प्रयास है वो तेज किया जाए। जो नए उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में बने हैं, उनको कहा गया है कि आशीर्वाद यात्रा उत्तर प्रदेश के 4 अपने नजदीकी जनपदों में निकाली जाए। जैसे राजधानी लखनऊ की दूसरी लोकसभा क्षेत्र से मोहनलालगंज से कौशल किशोर सांसद हैं, वो राजधानी लखनऊ के आसपास के 4 जनपदों में आशीर्वाद यात्रा निकालकर उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सांसदों को साफ तौर पर कहा गया है कि गुजरात की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। यह भी तय किया गया है कि 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटकर एंटी इनकम्बेंसी जो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ थी, उसके असर को कम किया जाएगा। जिस तरीके से दिल्ली में असेंबली के चुनाव लड़े गए, उसके बाद जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव हुए, कहीं ना कहीं उस तर्ज पर चुनाव। लेकिन संजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जहां जहां भी चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जब ज्यादा मात्रा में टिकट काटा है तो उसका असर भी देखने को मिला है, जनाधार पर फर्क पड़ा है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर टिकट ज्यादा काटे जाएंगे तो जनाधार पर फर्क पड़ेगा? पूजा, देखिए इस बार का माहौल जरा दूसरा है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से कोरोना ने उत्तर प्रदेश और देश में एंट्री की, इसके अलावा किसान बॉर्डर पर पिछले 8 महीने से बैठा है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जो खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का असर ज्यादा देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में। उसके असर को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, टिकट काटना सबसे बेहद मुफीद फार्मूला इजाद किया गया है। आपको बता दें कि सांसदों से साफ तौर पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं कोरोना के दौरान नहीं है, या फिर इसके अलावा किसान, मजदूर और तमाम जो नए नए प्लेटफॉर्म पर काम किया गया है, उनको जनता को बताया जाए। एक माहौल बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जाए। और इसके अलावा जो फीडबैक है उत्तर प्रदेश सरकार की विधायकों की, वो भी सांसदों से ली गई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश के सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, सरकार की जो विश्वसनीयता है, उसको आंकने मापने का काम करती है। कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए बेहद जोरदार तरीके से धार देने वाला है। पूजा, बहुत शुक्रिया संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने लगातार दूसरे साल राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के हक में फैसला सुनाया है।
विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कोई इजाफा नहीं होगा। बिजली कंपनियों के स्लैब परिवर्तन और रेगुलेटरी असेट के प्रस्ताव को आयोग ने खारिज कर दिया। बिजली कंपनियों ने प्रस्तावित सालाना खर्चे में 9,938 करोड़ रुपए की कटौती की है। नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह, सदस्य वीके श्रीवास्तव और के शर्मा ने कई चक्र की सुनवाई के बाद बिजली कंपनियों की ओर से साल 2021-22 के लिए दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्यकता के हिसाब से स्लैब परिवर्तन और रेगुलेटरी असेट पर अपना फैसला सुनाया है। यानी कि 100 की सीधी एक बात, इस बार उत्तर प्रदेश वासियों को बिजली का झटका नहीं लगेगा। देशवासियों और विभिन्न संगठन चाहते हैं कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बन रहा कानून और सख्त हो जाए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसका दायरा और ज्यादा बड़ा हो, ये सुझाव है तमाम लोगों का। आपको बता दें कि इस बात के गवाह राज्य विधि आयोग को मिले सुझाव हैं। आयोग को भेजे गए करीबन 8,500 सुझावों में ज्यादातर ने 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को आरक्षण से वंचित किए जाने से लेकर मताधिकार छीनने तक की सिफारिश करी है। बहुत से लोगों ने यह भी कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव के साथ ही एमपी और एमएलए के चुनाव को भी इस कानून के दायरे में रखा जाए। हालांकि कई सुझाव ऐसे हैं जिन पर आयोग अपने स्तर पर अमल नहीं कर सकता है। यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी दल अपनी गोटियां बिछाने में लग गए हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में पहले प्रत्याशी की घोषणा करते हुए रमेश यादव को बिठूर से उम्मीदवार बना दिया है। बीएसपी ने सबसे पहले प्रत्याशी की घोषणा कानपुर के बिठूर विधानसभा से करी। पार्टी ने इसके लिए बाकायदा एक कार्यक्रम आयोजित करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी काम किया। तो वहीं सोशल इंजीनियरिंग के हिट फॉर्मूले से सत्ता के शीर्ष पर पहुंच चुकी बसपा जातीय संतुलन साधने में लगी हुई है। सूत्र बताते हैं कि बसपा में 5 और सीटों को जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। पार्टी में पहले चरण में ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव और SC/ST चेहरे सामने आ सकते हैं। वहीं यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियां अब 13% ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए सम्मेलन करने की कवायद में है। बहुजन समाज पार्टी ने सम्मेलन किया था, तो वहीं 23 जुलाई से इसका आगाज अयोध्या से सतीश चंद्र मिश्रा ने किया था। अब बारी समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए कई जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी जिम्मेदारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे, अभिषेक मिश्रा और पूर्व विधायक सनातन पांडे को सौंप दी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी 5 अगस्त को बलिया से प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज करने वाली है। तो वहीं भाजपा के लखनऊ को लेकर दिल्ली तक चल रहे सियासी मंथन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वार किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुना है भाजपा गांव-गांव जाकर आशीर्वाद लेगी, जिसने जनता की सांस छीन ली पर ऑक्सीजन नहीं दी। महंगे सिलेंडर से चूल्हे बुझा दिए, महंगी बिजली से घरों में अंधेरा कर दिया। किसान, मजदूर, महिला, शिक्षक, युवा, दलित, पिछड़े सबका उत्पीड़न किया। काम रोजगार नहीं दिया, रोजी रोटी और भी छीन ली। ये ट्वीट उन्होंने तंजात्मक ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। आपको बता दें कि सूबे में लगातार बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है और जो डिक्लेयर किया गया है, जो मंथन से निकल करके आया, वो ये कि जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और इसी जन आशीर्वाद यात्रा पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूबे में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। लगातार पहले कम हो रहे थे, लेकिन अब कानपुर में अचानक से एक दिन के अंदर 22 नए संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। इस बीच राहत की खबर यह भी सामने आई कि इन सभी 22 लोगों की जब कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की गई, जो संपर्क में आए लोग थे उनकी जांच कराई गई, जिनमें सभी लोग कोरोना मुक्त पाए गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है, लेकिन भविष्य को देखते हुए सर्विलांस प्रक्रिया को मजबूती से लागू करने की बात कही जा रही है। अब शहर के 20 कोरोना मरीजों को अलग अलग लोकेशन पर निगाह रखी जाएगी। आपको बता दें कि बुधवार को जो 22 मरीज मिले थे, उनमें से 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जबकि 2 बच्चे भी हैं। तो बेहद खास रहा ये कि राहत की सांस है सूबे के लिए। 22 लोग जो संक्रमित पाए गए थे, उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के बाद कोई भी संक्रमित अभी तक नहीं मिला है।
पहाड़ों पर हुई बारिश का असर पश्चिमी यूपी के बाद अब पूर्वांचल में भी दिखाई देने लगा है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव दर्ज किया जा रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 24 घंटे में ही करीबन 1 मीटर से ज्यादा बढ़ गया। इससे घाट के किनारे कई मंदिरों में पानी दाखिल हो गया है। कुछ मंदिर पूरी तरीके से डूबते भी नजर आए। गंगा में तेज बढ़ाव से तटवर्ती इलाकों में खलबली मची हुई है। गंगा नदी के पलट प्रवाह के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित वरुणा के किनारे रहने वाले लोग होते हैं। ऐसे में वहां सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन स्थितियां भयावह होती नजर आ रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ स्थिति है? कहा जा रहा है कि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। देखिए पूजा, मैं बताना चाहूंगा, वाराणसी में जो गंगा का जल स्तर बढ़ता है, पहले तो चपेट में गंगा जल स्तर बढ़ने से चपेट में मंदिरें और जो घाट के किनारे रहने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। उसके बाद जो गंगा का जल स्तर है उससे वरुणा के आसपास लगभग 50 से 60 हजार घर ऐसे हैं जो प्रभावित होते हैं। गंगा का जल स्तर फ्लोट बढ़ जाता है। लेकिन अब चिंता का विषय यह बना हुआ है कि जो ग्रामीण इलाके में वाराणसी के किसान हैं, जैसे टोपेपुर, धाव, रंगचंदपुर, तमाम ऐसे गांव हैं जो गंगा का बाढ़ बढ़ते ही कई गांव उसके चपेट में आते हैं और आने जाने का जो रास्ता है वह भी रुक जाता है। तो कहीं कहीं उनके लिए समस्या का सबक बन जाता है। और बड़ी बात यह होगी, किसानों की जो फसल होती है बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी और किसान जो है उसको लेके चिंता में पड़े हुए हैं। गंगा का जल स्तर अभी 1 मीटर बढ़ा है और अंदेशा जल द्वारा जताया जा रहा है कि और बढ़ने की संभावना के लिए एनडीआरएफ और जिला प्रशासन भी कवर कर चुका है, क्योंकि किसी तरीके से इससे निपटा जाए। स्थानीय लोग जो बाढ़ से प्रभावित होंगे उनके लिए राहत सामग्री वो उनको राहत पहुंचाई जा सके। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वरुणा के किनारे जो तमाम लोग रहते हैं, रिहायशी मकान हैं, वो भी गंगा की चपेट में आते हैं। साथ में कई गांवों का जिक्र भी धर्मेंद्र कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि कई 100 ऐसे गांव हैं जो गंगा की चपेट में आ जाते हैं, जिनको राहत बचाव कार्य की बेहद जरूरत होती है। हड़ताल कर रहे एम्बुलेंस कर्मियों पर शासन और कंपनी ने शिकंजा कस दिया है। 130 कर्मचारी और बर्खास्त कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब तक कुल 711 कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका है। गुरुवार को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम 108, 102 एम्बुलेंस सेवा की 4720 एम्बुलेंस को दौड़ाने के लिए कोशिशें और तेज कर दी गई। अभी 22 जिलों में ही 100% एम्बुलेंस और 35 जिलों में 50% तक एम्बुलेंस चली हैं, जबकि 18 जिलों में एक ही एम्बुलेंस एक भी एम्बुलेंस यहां पर नहीं दौड़ रही है। एम्बुलेंस न मिलने के कारण 5वें दिन भी मरीजों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं कि आखिरकार अपने मरीजों को कैसे अस्पताल लेकर के पहुंचे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल के बाद हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में सरकार एम्बुलेंस कर्मियों पर फूल बरसाने की बात कह रही थी। उन्होंने जैसे ही अपने अधिकारों की आवाज उठाई, सरकार उन पर लट बजाने लग गई। सरकार ने एस्मा लगाकर 500 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया और जनता परेशान है। ऐसी सरकार से प्रदेश को भगवान बचाए। तो वहीं प्रियंका ने जब ये ट्वीट किया तो यूपी सरकार के मंत्री चुप कैसे रहते। सिद्धार्थनाथ ने मोर्चा संभाला, पलटवार किया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने जवाब दिया कि आपकी सोच की दाद देनी होगी। आप एम्बुलेंस कर्मियों पर तो प्यार जता रही हैं, लेकिन आपको क्या उन गंभीर मरीजों की तनिक भी चिंता नहीं है, समय से इलाज न मिलने के कारण जिनकी जान जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे देवभूमि का। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन के कारण मलबा आने से सड़कें बंद हो गई हैं। इनमें 3 नेशनल हाईवे भी शामिल है। बीते दिन भूस्खलन से बंद 4 अन्य नेशनल हाईवे को खोला जा सका। मौसम विभाग ने कई विभागों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। टीवी स्क्रीन पर आपकी 3 तस्वीरें हैं, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, हल्द्वानी, जहां पर आप देख सकते हैं कि नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएस संतोष ने गुरुवार को प्रदेश में पार्टी की चुनावी तैयारियों की ठाह ली। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहे। संतोष ने पार्टी नेताओं और मंत्रियों को निर्देशित किया कि वो चुनाव के रोड मैप को जमीन पर उतारने के लिए पूरी क्षमता के साथ जुट जाएं। 5 अलग अलग समूहों की बैठक में गहन मंथन के बाद संगठन के अक्टूबर तक के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? लगातार देवस्थानम बोर्ड एक मसला बना हुआ है, उसके अलावा संघ और बीजेपी की ये जो बैठक हुई है, इसमें क्या किसी तरह का कोई रास्ता निकलता नजर आ रहा है और क्या रोड मैप होगा? बिल्कुल पूजा, ये उत्तराखंड भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसका आज अंतिम दिन है और 3 दिवसीय बैठक रही है जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बैठक की अध्यक्षता की है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल रहे और संगठन की तरफ से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ तमाम जो पदाधिकारी है संगठन स्तर के वो इस बैठक में शामिल रहे हैं। तो कुल अगर 3 दिवसीय इस बैठक की बात की जाए तो सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर इसमें मंथन किया गया और साफ तौर पर जो अक्टूबर तक के कार्यक्रम जारी किए गए हैं उसमें कैसे आम जनता के दिलों में जगह बनाई जा सके इसको लेकर बात की गई है। साथ ही जो सरकार की कल्याणकारी योजना है वो आम जनता तक कैसे पहुंचे इसका रोड मैप एक तैयार किया गया है। साथ ही साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि आपको फीडबैक भी जरूर लेना होगा। और एक जो महत्वपूर्ण काम हुआ है वो है 17 अगस्त से 19 अगस्त तक 5 जनपदों में उत्तराखंड भाजपा एक जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है जिसमें हरिद्वार, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद को शामिल किया गया है और इसमें सीधे तौर पर 1000 से ज्यादा जगहों पर इनको जाने की बात रखी गई है। तो कुल मिलाकर जो भाजपा ने अब तैयारी की है वो चुनावी मूड में आकर की है और एक बड़ी बैठक मानी जा रही है 3 दिवसीय और आज इसका अंतिम दिन है। तो देखना यही होगा कि जो देर रात तक की बैठकें चली हैं उसमें अभी ये अक्टूबर तक के कार्यक्रमों की बात एक निकलकर सामने आई है। अब जब इसका पूरी बैठक का समापन होगा तो बैठक के बाद जो बातें होंगी वो कितनी महत्वपूर्ण होगी और क्या क्या दिशा निर्देश केंद्रीय आला कमान की तरफ से बिल्कुल अमूमन उत्तर प्रदेश में भी अजीत ऐसा ही देखने को मिला था कि जब संघ की बैठक हुई उसके बाद से पूरे सूबे की सरकार एक्टिव मोड में आ गई थी। अब ठीक उत्तराखंड में भी उसी फॉर्मेट पर संघ काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी जरूर अब चुनावी मोड में आ जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए ग्राउंड जीरो से। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा था वो रद्द हो गया है। उनका ये दौरा खराब मौसम की वजह से रद्द किया गया है क्योंकि खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो सकी, जिसके कारण मुख्यमंत्री को केदारनाथ में लैंड होने से पहले ही वापस लौटना पड़ा। सीएम के साथ मुख्य सचिव एसएस संधू और अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार भी साथ थे। हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होने की स्थिति में सीएम पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा रद्द हो गया है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।